गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हम जितने भी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं उनका आपको रिवीजन करते रहना है। बोर्ड एग्ज़ाम जब भी होगी तब आपको उसकी प्रिपरेशन के लिए नोट्स के माध्यम से सफिशिएंट टाइम में आप उसकी रिवीजन कर पाएंगे, नोट्स यदि आपके प्रिपेयर रहेंगे तो। इसलिए आप नोट्स ज़रूर बना कर रखिए। एग्ज़ाम टाइम में जब आप नोट्स के माध्यम से स्टडी करेंगे तो आपको कम समय में ज़्यादा आप स्टडी मटेरियल कवर कर पाएंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा जो टोटल कोर्स है उसमें कुछ भी चैप्टर कम नहीं हुए हैं, इसलिए हमारे पूरे जो कोर्स के चैप्टर हैं वो एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं। उसमें फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड बिजनेस इन्वायरमेंट, फोर्थ प्लानिंग, फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन, सिक्स्थ स्टाफिंग, सेवंथ डायरेक्टिंग, एट कंट्रोलिंग, 9 बिजनेस फाइनेंस, 10 फाइनेंशियल मार्केट, 11 मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर में हम बहुत कुछ कर चुके हैं। इसमें जो अब हमें पॉइंट देखना है वह प्लेस मिक्स और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन। It is also one of the important element of marketing mix. Physical distribution is concerned with making the goods and services available at the right place so that it is easy available to the public. In the words of Philip Kotler, physical distribution involves planning, implementing and controlling the physical flow of material and final goods from point of origin to points of use to meet customers' need at a profit. जब हमने हमारे यहाँ के प्रोडक्ट को कंप्लीट कर लिया है, मतलब वो हमारा फिनिश्ड गुड्स में प्रिपेयर हो चुका है, तो उसे हमें कस्टमर्स तक पहुँचाना होता है। तो उसका यदि प्रॉपर और टाइमली हमने उसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया तो वो हमारा गुड्स या जो प्रोडक्ट है वह थोड़ा पुराना हो जाएगा या फिर वो नष्ट भी हो सकता है। कई वस्तु ऐसी होती है जो समय पर यदि यूज़ कर ली जाए तो उसका ज़्यादा प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। तो इसी सीक्वेंस में जो हमें मेन एलिमेंट होते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के वो समझने होंगे। इसमें स्टोरेज और वेयर हाउसिंग है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। Channel of distribution are set of firms and individual that take title or assist in transferring title to particular goods or services as it moves from the producer to the ultimate consumers. In other words, a channel of distribution is the route or path along with product flow from the point of production to the point of use. It starts with the producer and end with the consumer. Now we discuss in short in the following pages about physical distribution and channel of distribution. First है storage और warehousing. One important decision is in physical distribution is the location of warehouse for storage of goods meant for sale. This will depend on the nature of the product. A warehouse should be located in such a way that it ensure regular supply of goods to the consumers at minimum possible cost. The factor which should be considered in deciding the location: number of market to be served, location of production centers, quality, availability and cost of transportation, quality to be stored and transported. स्टोरेज और वेयर हाउसिंग का मतलब ये होगा कि जब हम किसी भी हमारे प्रोडक्ट को फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको हम भंडार में रखते हैं या भंडारण करते हैं तो उसके लिए समस्त हम जितने भी ऑर्डर हमें प्राप्त हो चुके हैं उन सबको पूरा करने के लिए हमें सफिशिएंट प्लेस की आवश्यकता होगी, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गुड्स को या प्रोडक्ट को वहाँ पर रख सकें। तो जो वेयर हाउस होगा, जो भंडार गृह होगा, वो हमें ऐसे स्थान पर रखना है जो हमारी फैक्ट्री के बिल्कुल पास में ही हो और मार्केट के जिस मार्केट में हम उसे सेल आउट करना चाहते हैं उसके भी करीब ही हो।
तो कुछ ऐसे वितरण स्थान होंगे जहां पर हमें अपने गुड्स को ऐसा इतनी मात्रा में सप्लाई करना जहां पे कि हमारे प्रोडक्ट का रेगुलर यूज भी होता रहे और हम इजीली उन्हें सप्लाई भी कर सकें। तो जितने हमें ऑर्डर प्राप्त हैं उसके आधार पर ही हम उतना ही प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस से निकाल करके मार्केट में जो भी हमारे सेल्समैन हैं उन्हें हम दें। तो उसके संबंध में भंडारगृह कौन से शहरों में होना चाहिए, कौन से स्थान पर होना चाहिए, शहर कौन से हों, उसके निर्णय के साथ ही यह भी डिसीजन लेना होता है कि शहरों के किन क्षेत्रों या कौन सी कॉलोनी में यह सुविधाएं प्रदान की जाए कि हम वहीं पे वेयर हाउस की स्थापना कर लें। यह जो वेयर हाउस होता है वो संस्था के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पर्सनल भी हो सकते हैं या हम रेंट पर भी ले सकते हैं। तो इन सब बातों का जो डिसाइड करना है, यह करने के बाद में हमें इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब जो हमारा स्टॉक की मात्रा है उस पे भी कंट्रोल बनाए रखने के लिए जरूरी है कुछ बातों का ध्यान रखना। लिंक्ड टू वेयर हाउसिंग डिसीजन आर द इन्वेंट्री डिसीजन विच होल्ड की टू सक्सेस फॉर मैन्युफैक्चरर। Inventory means the stock of raw materials, semi-finished goods and finished goods held in anticipation of use of sales. Goods meant for sale are received from the factory or suppliers at periodical intervals and added to the stock. From here sales are made from time to time. Therefore, the level of inventory goes on changing. It is always necessary to maintain some inventory to avoid loss of sales. The main decisions involved in inventory control are as follows. Determine the items to be stocked. Decide when and how much to stock. Keep suitable stock record. Weed out obsolete items from stock. तो इस प्रकार से जो ये इन्वेंट्री कंट्रोल होगा मतलब हम जो हमारा स्टॉक है उसकी किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे। जितनी भी वस्तुएं उसके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में प्रबंध में सबसे पहले यह निर्णय लेना होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है या जो हमने माल बना करके तैयार किया है उन वस्तुओं के उचित बहाव के लिए कितना स्टॉक या कितना हम जो इन्वेंट्री है हमारी मतलब जो हमारा स्टॉक है उसे हम कितना रखेंगे। एक तो अधिकतम होगा और दूसरा न्यूनतम होगा, मैक्सिमम और मिनिमम। अधिकतम का अर्थ होगा कि किसी निर्धारित सीमा तक ही वस्तु को हम स्टॉक में रख सकें, तो उस पर कंट्रोल बनाए रखना मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल होता है। बहुत कम भी हमारा स्टॉक न रहे और बहुत ज्यादा भी स्टॉक हमारा मार्केट में या वेयर हाउस में न चला जाए। ऑर्डर प्रोसेसिंग Physical distribution process begins with the receipt of an order from a customer. Once the order comes, an acknowledgement is sent to the customer. The goods in the order are collected and packed. Then the goods are dispatched through an appropriate mode of transport. Invoice and other necessary documents are sent to the customer. Quick and accurate processing of every order increase customer satisfaction and sales. हमें गुड्स के ऑर्डर की प्रोसेसिंग के लिए जो हमारा निर्णय है वो लेना होता है। तो इन निर्णयों में जो मुख्यतः होता है वो आदेश का आकार और उस आदेश की हम सप्लाई या उसकी जो विधि है मेथड है उसके संबंध में हमें लेना होता है कि हम किस तरह से ये कार्य करेंगे। आदेश का जो आकार है संबंधी निर्णय किस साइज का ऑर्डर है उसके हिसाब से ही हम जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के सोर्सेस हैं, जो उसकी हमारी कॉस्ट है, हम कितनी उस पे सेलिंग प्राइस पर कितनी छूट देने वाले हैं, कितना डिस्काउंट देने वाले हैं और उस आदेश की पूर्ति के संबंध में हम और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे। जो भी आदेशित माल है जिसका हमें ऑर्डर प्राप्त हुआ है वो उचित समय में ग्राहकों तक पहुंच जाए, कस्टमर्स तक पहुंच पाए,
ताकि संस्था की जो ख्याति है, जो उनकी गुडविल है, उसमें वृद्धि हो और जो हमारी कंपटीशन वाली संस्थाएं हैं वो भी, उनसे भी हम अपनी कंपटीशन प्रॉपर कर पाएं, क्योंकि यदि हमसे पहले उन्होंने उनके ऑर्डर को पूरा कर दिया तो वे हमारे ऑर्डरों को कैंसिल कर देंगे। इसलिए विलंब न करते हुए हमें लाभ उठाते हुए और आदेश की पूर्ति का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन। Transportation refers to the physical movement of goods and persons from one place to another place. By road, rail, shipping, aeroplane, containers, pipelines, etc. are used in transportation. The choice of the mode of transportation depends upon relative cost of different modes of transport, their speed, reliability, and appropriateness. A business firm has to choose between its own fleet of delivery vehicle and hired transport. The choice will depend upon the relative cost of own fleet and hired vehicles. हमारा ट्रांसपोर्टेशन के डिसीजन में जो हमारी जितने भी हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन के जो साधनों को यूज करेंगे तो उनके संबंध में निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम बाय रेल या एरोप्लेन के द्वारा या फिर किसी हमारे खुद के पर्सनल व्हीकल के द्वारा या फिर हम हमारी पाइपलाइंस के द्वारा हम किस तरह से हमारे गुड्स को सप्लाई करेंगे। तो इसके लिए माल की सुपुर्दगी सही समय पर हो, सही हालत में हो, मिनिमम कॉस्ट में हो, इसके लिए हमें परिवहन संबंधी जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के हैं वो निर्णय लेना आवश्यक होते हैं। इस दृष्टि से क्या स्वयं के परिवहन के साधन होने चाहिए या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही हम पहुंचाए, दोनों में जो भी हमारा कम खर्च वाला हो या जिसमें हम इजीली अपने गुड्स को या अपने प्रोडक्ट को दूसरों तक पहुंचा दें, जिसमें कि हमारा कम से कम समय भी लगे और हमारा खर्चा भी कम हो। तो इसका निर्णय करने के बाद ही हम हमारे ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा अपने गुड्स को सप्लाई करेंगे। तो इसलिए जो हमारे आदेश की पूर्ति है उसमें लगने वाले समय और जो हमारी व्हीकल है, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें जो हमारा खर्चा आने वाला है उसकी अमाउंट को भी ध्यान में रख करके ही हमें यह डिसीजन लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो हमने पॉइंट्स देखे हैं, इन पॉइंट्स में हमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि हमारे गुड्स को हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करें, उसका डिसीजन लेने का कार्य महत्वपूर्ण होगा और उसे ये टाइमली यदि हमने ले लिया तो हम हमारे प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा सकते हैं और आने वाली कई असुविधाओं से भी बच सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब किस प्रकार के साधन का हमें उपयोग करना चाहिए, इस संबंध में भी निर्णय लेना आवश्यक है। मार्केटिंग चैनल्स वेरी कंसिडरेबली फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। दे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक प्रोड्यूसर्स, consumers or industrial users, agents, wholesalers and retailers, depending upon the philosophy of the company, nature of market, nature of customers, scale of operation, etc. Different type of marketing channels have been discussed below. यहाँ पर हम नीचे जो दिए हुए हैं डिफरेंट अलग अलग तरह के जो चैनल्स है डिस्ट्रीब्यूशन के, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनके अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो विभिन्न माध्यम होते हैं, जो अलग अलग हमारे चैनल्स होंगे, उनका हम प्रयोग किस तरह से करेंगे, ये हमें सबसे महत्वपूर्ण एक फैक्टर होता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हम सीधे या प्रत्यक्ष रूप से वितरण की प्रणाली को अपनाएं। द डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्लाइज डायरेक्ट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर टू द कस्टमर्स।
No middleman is present between the producer and consumers. The producer creates a link with the consumers directly through door-to-door salesman as by Eureka Forbes, direct mail or through his own retail shop. तो यदि हम वितरण की यह प्रणाली को अपनाते हैं जिसमें हम डायरेक्ट चैनल के द्वारा हम अपने गुड्स को वहां भेजेंगे जहां हमारे कस्टमर्स हैं, तो उसके लिए हम हमारे जो डिपो हैं या शाखाएं हैं वहां से हम अपने प्रतिनिधियों को सीधा ही गुड्स को ऐसे स्थान पर उपलब्ध करवा देंगे जहां से उन कस्टमर्स की अप्रोच काफी इजीली हो। मतलब वहीं हमारे कंज्यूमर या कस्टमर्स भी रहते हो या वहीं उनका मार्केट हो जहां पे हम अपने एजेंट्स को नियुक्त करते हैं। तो इसमें हम शून्य स्तरीय वितरण प्रणाली को इसे कहा जा सकता है कि इस प्रणाली के माध्यम से वस्तुएं हम डायरेक्ट या सीधे ही पहुंचाने का प्रयास करते हैं, प्रोड्यूसर से लेकर के, और बीच में सिर्फ निर्माता या स्वयं का विक्रय होगा या पोस्टेज के द्वारा या फिर सेल्स एजेंट के द्वारा या टेलीफोन या इंटरनेट के द्वारा या फिर विक्रय की मशीनों के द्वारा। इस प्रकार से जब आजकल हम देखते हैं तो ऑनलाइन जो बिजनेस चलता है उसमें भी यही प्रोसेस को अपनाया जाता है कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर के द्वारा ही जो ऐप होती है, जो हम ऑनलाइन के लिए जो भी ऐप डिसाइड की गई है उन पर माल पहुंचा दिया जाता है और उनके द्वारा ही माल को सेल किया जाता है। डायरेक्ट जब सेल किया जाएगा तो उसमें जो ये प्रोड्यूसर है इनके द्वारा गुड्स को निकाल करके, मतलब अपने कंपनी से या फैक्ट्री से निकाल करके कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बीच में जो ये दिए हुए हैं डायरेक्ट सेल थ्रू मेल ऑर्डर, थ्रू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, थ्रू इंटरनेट और थ्रू वेंडिंग मशीन्स, तो इन सब के द्वारा हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। एंड सेकंड है इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि अप्रत्यक्ष प्रणाली। अंडर द इनडायरेक्ट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द मार्केटिंग कंपनी यूटिलाइज्ड द सर्विसेज ऑफ मिडिलमैन टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोड्यूसर प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। The role of middleman becomes very significant in indirect channel of distribution. A middleman is an independent business organization standing between marketing company and ultimate consumer. This middleman can be further divided into two categories: producer, retailer and consumer, and producer, wholesaler, retailer and consumer, and producer, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। इसे भी जो इनडायरेक्ट मेथड है, चैनल्स है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका भी एक चार्ट दिया हुआ है। ये 3 लेवल के आधार पर या ये 3 लेवल पर अपने गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे। तो फर्स्ट लेवल में प्रोड्यूसर, रिटेलर एंड कंज्यूमर है, सेकंड प्रोड्यूसर, फिर होलसेलर है, रिटेलर है और कंज्यूमर है, और थर्ड लेवल में प्रोड्यूसर के बाद एजेंट है, फिर होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर है। तो किसी भी एक लेवल को हम देख करके और उसके आधार पर हम अपने गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं। बिजनेसमैन की चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो अपने यहाँ कौन से चैनल का यूज करेंगे। थर्ड, डबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ और मीडियम। When a producer use both the direct and indirect channel of direction, it is called as double distribution system. Hence, he gets benefit of both the system in the present time due to wide consumer base. Producer are using this system to reach out to the every single consumer. The only challenges involves here too is to divide the market as to in which market direct and indirect system is to be used. तो इस प्रकार से जो हमने यहाँ देखा, जो थर्ड वाला
चैनल था। फैक्टर्स जो हमारी डबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके द्वारा भी जब कोई भी प्रोड्यूसर होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही प्रणालियों का अपनाता है। तो ऐसी जो दोहरी वितरण प्रणाली अपनाई जाती है तो इसमें उन्हें दोनों के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। और वर्तमान समय में जो मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको बढ़ाने के लिए यह प्रणाली बहुत ही उपयुक्त होती है, क्योंकि आजकल प्रत्येक प्रोड्यूसर जो होगा, हर निर्माता यह चाहता है कि आवश्यक उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया गया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया जा सके, वितरण को इतना व्यापक बनाया जाए कि हर एक कंज्यूमर या हर एक कस्टमर जो है, ग्राहक है, वो उनके ही बनाए हुए प्रोडक्ट को यूज करे। लेकिन इस प्रणाली की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो बाजारों में उचित विभाजन की होती है। मतलब एक्चुअल में वास्तव में हम कितना उसका डिवीजन कर पा रहे हैं, विभाजन कर पा रहे हैं, कौन से मार्केट में हम सबसे ज्यादा हमारे गुड्स को निकाल पाएंगे, यह डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो और कौन से स्थान पर हम डायरेक्ट को अपनाएं और कौन से स्थान पर इनडायरेक्ट सिस्टम को या चैनल को अपनाएं, यह समझने के लिए एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड पर्सन का होना जरूरी है, जो कि मार्केट के बारे में काफी रिसर्च करके और अच्छे डिसीजन ले सके। इसके बाद जो हमने मेन पॉइंट्स देखे थे, तीनों ही लेवल के जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, उन्हें आपको बहुत ध्यान से करना है। और जितने भी पॉइंट आपको याद हो जाते हैं उन्हें आप लिख करके भी देखिए। यदि किसी पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर मैसेज दे करके अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर, डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं या कौन से ऐसे घटक हैं जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है प्रोडक्ट, सेकंड है मार्केट कंसिडरेशन, थर्ड कंपनी कंसिडरेशन, फोर्थ मिडलमैन कंसिडरेशन एंड फिफ्थ गवर्नमेंट रिलेटेड फैक्टर्स एंड सिक्स्थ अदर फैक्टर्स। तो इस प्रकार से फर्स्ट प्रोडक्ट है। द नेचर एंड टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट हैव एन इम्पोर्टेंट बियरिंग ऑन द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। प्रोडक्ट ऑफ लो यूनिट वैल्यू एंड कॉमन यूज आर जनरली सोल्ड थ्रू मिडलमैन लाइक cosmetics, hosiery items, stationery, etc. On the other hand, expensive consumer goods and industrial product, that is jewelry machines, are sold directly by the producer. The other things to be considered are perishability, bulk and weight, स्टैंडर्डाइजेशन एंड टेक्निकल नेचर। जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं उन सभी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कौन से हम साधन का यूज करें, उसमें जो मिडिलमैन के थ्रू बेचे जा सकते हैं वो कॉस्मेटिक्स है, होजियरी आइटम्स है, स्टेशनरी है। और अदर हैंड में जो एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं जैसे ज्वेलरी है, ज्वेलरी मशीन से जो मशीनें होती है, जो उन्हें डायरेक्ट ही यदि प्रोड्यूसर सेल करे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और बाकी जो हमें वेट करने वाली चीज़ें होती है या जो टेक्निकल नेचर की होती है, जो स्टैंडर्ड वस्तुएं होती है, उन्हें भी हम अपने शॉप से ही सेल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें हमें वेट लॉस होने का या किसी भी तरह से हमें वजन की कमी या बढ़ोतरी के कारण होने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं। Second, market consideration. The factors to be considered under this head are consumer or industrial market, number and location of buyers, size and frequency of order, buying habits, etc. जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मार्केट का क्या स्थिति है, जो हमारी बाजार की स्थिति को देखने के बाद में ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारे यहाँ कंज्यूमर्स कितने हैं, क्रेताओं की संख्या कितनी है और उनके किस प्रकार के क्रेता है, मतलब किसका क्या उनका लेवल है, वे कितने गुड्स को परचेस कर सकते हैं, और इसी के आधार पर हम मार्केट को भी डिसाइड करते हैं। यदि हमें एक बाजार या मार्केट की स्थापना करनी है तो वो वहाँ के कंज्यूमर्स को देख करके ही करनी होती है।
इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये बात होती है कि एक अच्छा प्रोड्यूसर जो होगा उसके सबसे ज़्यादा या अच्छे ग्राहक कौन से स्थान पर है, उसी स्थान पर जाकर के वे अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट करने के लिए तैयार रहते हैं। Third, company consideration. The nature, size and objectives of the firm play an important part in channel decision, marketing standing, financial resources management, volume of production, desire for control of channel and services provided producer. जो कंपनी के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें यह चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे बिजनेस की गुडविल कितनी है, या किसी भी कंपनी की जो गुडविल होती है उसके अकॉर्डिंग ही उसके यहाँ के प्रोडक्ट भी सेल होते हैं। तो उसे जो जिसकी ये गुडविल अच्छी होती है उसे अपने जो मिडिल मैन है या मध्यस्थ हैं उन पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके विपरीत यदि कम गुडविल वाले बिजनेस होते हैं उनमें मिडिलमैन की आवश्यकता या मीडिएटर्स की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसलिए जो हम माध्यम उसका डिसाइड करते हैं तो उसके लिए हमें यह ध्यान रखना रहेगा कि हमारे जो बिजनेस की गुडविल मार्केट में किस तरह की है, पहले उसके बारे में रिसर्च करवा लें और उसके बाद ही अपने जो मार्केट है उसको तैयार करने के लिए आप अपनी वस्तुओं को, जो प्रोडक्ट आपने प्रिपेयर किया है उसे अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाने की तैयारी करें। नेक्स्ट, मिडिलमैन कंसिडरेशन। इसमें द कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिपेंड largely on the nature and types of middlemen as reflected in the following factors: availability of middlemen, attitudes, services, sales potential, cost, consumer and competition, and legal concentrate। जब हम हमारे बिजनेस में मिडिलमैन की नियुक्ति करेंगे या मिडिलमैन को एक बीच में मीडिएटर के रूप में रखेंगे जो हमारे गुड्स को सेल कर सके, तो उसके संबंध में कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी रहेगी। जो मिडिलमैन है उनकी कितनी अवेलेबिलिटी रहेगी मार्केट में, उनके क्या एटीट्यूड रहेंगे, उनकी सर्विसेज किस तरह रहेगी, वे अपने सेल्स में कितना पोटेंशियल दे सकते हैं, मतलब कितनी अपनी इच्छा से या कितना अपना लगाव लगा करके और हमारे प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए तैयार रहते हैं। जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, कस्टमर्स और कंपटीशन कितनी है यह भी ध्यान रखना, और लीगल कॉन्सेंट्रेंट्स क्या है, मतलब कानूनी बाध्यताएं क्या है, यह भी हमें ध्यान रखना रहेगा। नेक्स्ट होगा गवर्नमेंट रिलेटेड फैक्टर्स। द गवर्नमेंट पॉलिसीज अफेक्ट्स द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। Few product can only be distributed by obtaining license, for example sales and purchase of medicines। जो मेडिसिन होती है उसे लाइसेंस के बगैर हम नहीं सेल आउट कर सकते, इसलिए जो गवर्नमेंट के फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि लाइसेंस की आवश्यकता कंपलसरी हो जाती है, तो ऐसे स्थानों पर या ऐसी जो वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है उसमें जो शासकीय नीतियां होती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है उनके विशेष रूप से ध्यान रख करके और हम उन्हीं मार्केट में उसे दें जहां पर कि हमारा लाइसेंस वहां एप्लीकेबल होता हो। तो जिस स्थान पर हमने अपने शॉप को ओपन किया हुआ है या हमने अपने मीडिएटर्स रख रखे हैं वहां का मार्केट कैसा है यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जो इसके अदर फैक्टर्स हैं उसमें लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ मीडियम लीडिंग टू हायर सेल्स। जैसे हम कम जो कॉस्ट वाले हैं उनके मीडिएटर्स का ज़्यादा यूज़ करें, जो हमारे माध्यम हैं उनकी अवेलेबिलिटी कितनी हो और अधिक बिक्री की संभावना कौन कौन से माध्यम से हो सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके ही हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपना प्रोडक्ट या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की हमें बात करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जितने पॉइंट अभी तक हम कर चुके हैं इन सभी पॉइंट को आपको अच्छे से एक बार रीडिंग लगानी है और इसे समझना है। इसे समझ करके यदि आपको समझ में आते हो तो आप इसे याद भी कीजिए और लर्न करके और इनको आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए। नोट्स में यदि आप जितने मैक्सिमम डायग्राम्स के थ्रू नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो उस समय एग्जाम टाइम में आपको इजी रहेगा समझने में कि हमने उस समय में इस टॉपिक को समझ करके और ये डायग्राम प्रिपेयर किया था।
आप अपने हिसाब से डायग्राम को एडजस्ट भी कर सकते हैं, और डायग्राम के माध्यम से आप यदि समझाते हैं तो आप बिल्कुल कंफर्म होते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि आपको ये पॉइंट्स पूरे याद है और आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आप अपनी स्टडी रेगुलर रखिए, पढ़ते रहिए, और यदि कोई डाउट होते हो तो आप क्लियर भी करते रहिए। मार्केट में अगर बोर्ड एग्जाम के संबंधित कुछ टॉपिक्स वाली बुक्स आ चुकी है, जैसे परीक्षा बोध है, नवबोध है या परीक्षा अध्ययन है, तो आप उनकी भी हेल्प लेकर के और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। यदि उनमें आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो उसके बारे में भी आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। आप अपनी स्टडी बिल्कुल रेगुलर रखिए और सारे कंसेप्ट को भी क्लियर रख करके, और आप बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन करते रहिए।